हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्स मेथड क्या होता है। इसके पहले हमने जो वीडियो देख लिए थे जिसमें हमने ऑलरेडी सारे मेथड, जितने भी टीचिंग मेथड है ना, वो सारे हमने पढ़ लिया है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 14 या 15 मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको सारे मेथड मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेक श्योर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना केवल ये होगा कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है सोर्स मेथड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सोर्स मेथड क्या होता है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं सोर्स मेथड क्या होता है, जिसे हिंदी में स्रोत मेथड भी, स्रोत जो है कहते हैं। इसके डेफिनेशंस कुछ देख लेंगे, टाइप्स देख लेंगे, मेरिट्स देख लेंगे, एज वेल एज डिमेरिट्स भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देख लेते हैं क्या होता है सोर्स मेथड। तो देखिए, सोर्स मेथड बेसिकली क्या होता है कि अगर टीचर, सपोज टीचर अगर हिस्ट्री पढ़ाना चाहती है तो जो कोई ऐतिहासिक घटना होती है उससे रिलेटेड अगर टीचर कोई मॉडल या फिर कोई वस्तु अगर बच्चों को शो करती है तो इससे क्या होता है, बच्चों को एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो इसे सोर्स मेथड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे अगर गुरु गोविंद सिंह जो है उनके बारे में, अगर उनकी टीचिंग, उनकी जो सीख है उसके बारे में अगर जो टीचर है वो बच्चों को बताना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, तो टीचर क्या कर सकती है, जो गुरु गोविंद सिंह के जो वेपन्स जो वो यूज़ करते थे वो टीचर प्रेजेंट कर सकती है, ताकि बच्चे आसानी के साथ समझ सकें। इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल बताएं, जैसे कि अगर हम जलियांवाला बाग के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वेपन्स था जो उनके ऊपर यूज़ किया गया था जलियांवाला बाग में, या तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स जो है वो टीचर बच्चों को दिखा सकती है। अदरवाइज़ टीचर ऐसा भी कर सकती है कि उस स्पेसिफिक जो प्लेस है वहाँ पे बच्चों को लेके जा सकती है, बट ये हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए टीचर कई और जो सोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकती है क्लास में, ठीक है, ताकि बच्चों को जो वास्तविक एक जो है चित्रण बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके टीचर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इससे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं सोर्स मेथड के। तो अगर बात करें डेफिनेशन की तो अकॉर्डिंग टू भाटिया एंड भाटिया क्या कहते हैं कि जो सोर्स मेथड है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, चार्ट्स, वेपन्स, कॉइन्स, ओल्ड स्केलेटन, डायरी, ओल्ड स्टैच्यू, रोड, रिटन रिकॉर्ड्स, कॉन्टेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स, और इन सभी के हेल्प से जो टीचर क्या करती है बच्चों को कोई चीज़, ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ा सकती है, ठीक है। आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इसका। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो बेसिकली इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। फर्दर जो प्राइमरी सोर्सेज है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज मटेरियल सोर्स, रिटन रिकॉर्ड्स एंड ओरल अकाउंट्स। अब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है। प्राइमरी सोर्सेज यानी जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर टीचर पढ़ा रही है किसी मॉन्यूमेंट के बारे में, किसी प्राचीन इमारतों के बारे में, तो अगर टीचर उससे रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट्स को शो करके दिखा सके तो ये किस में आएगा, प्राइमरी सोर्सेज में आता है, ठीक है। तो इसके लिए टीचर क्या कर सकती है, अगर टीचर चाहे तो वो इमारत जो है ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के बारे में अगर पढ़ा रही है तो वहाँ पे बच्चों को लेके जा सकती है, जिससे जो बच्चे हैं वो प्रत्यक्ष उसका जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सके। या तो इसके अलावा उस मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्राचीन वस्तुएं जिसमें कि सिक्के, कॉइन्स या उससे रिलेटेड कोई आइडल्स, ठीक है, वेपन्स, ये सभी किसके अंडर आएंगे, प्राइमरी सोर्सेज के। प्राइमरी सोर्सेज के अंडर जो है मटेरियल सोर्स, हम मटेरियल सोर्स में देख लेते हैं। फर्स्ट जो है टूल्स, फॉसिल्स, क्लोथ्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, वेपन्स, मेटल्स, पीस ऑफ पॉटरी, ये सभी मटेरियल सोर्स के अंडर आते हैं।
ठीक है। तो अब प्राइमरी सोर्स का हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड इज़ रिटन रिकॉर्ड्स, यानी यहाँ पे क्या आपको रिटन रूप में मिलेगा, लिखित रूप में मिलता है। इसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल की बातें करें तो यहाँ पे जैसे डायरी लेटर्स, रिपोर्ट्स, लॉ ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोबायोग्राफीज, डिसीजन ऑफ कोर्ट, न्यूज़पेपर, रूल्स ऑफ कोर्ट, लाइसेंस, बुक्स, रूल्स रेगुलेशंस, लेटर ऑफ कोर्ट, ये सभी क्या है लिखित रूप में। अगर किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में हम जान सकते हैं और टीचर जो है बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे को कोई चीज़ डायरेक्ट अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सी। अब प्राइमरी सोर्सेज के अंडर सबसे लास्ट है सी, ओरल अकाउंट्स। ओरल अकाउंट्स में लोक संगीत, नृत्य, इन सभी के ज़रिए प्राचीन या तो ऐतिहासिक जो संस्कृति है उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि ओरल अकाउंट्स क्या है, जो प्राइमरी के अंडर जो 3 जो है हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है। वह सोर्सेज जहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वे में जो है किसी प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा रही है, तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर पढ़ा रही है तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड कोई बुक, कोई ग्रंथ, अगर उसके ज़रिए जो टीचर है बच्चों को गुरु गोविंद सिंह की जीवनी के बारे में बता रही है, तो यहाँ पे क्या है इनडायरेक्टली कोई चीज़ जो बुक है टीचर यूज़ कर रही है, तो ये इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो है किसी जो हमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानकारी मिल रही है, तो ये आएगा इनडायरेक्ट सोर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी किसी महान पुरुष के बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि थ्रू बुक्स पढ़ते हैं, थ्रू उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो सभी किसके अंडर आएगा, इनडायरेक्ट सोर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोर्स मेथड के, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कि बच्चों के अंडर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होता है, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोर्स मेथड का। सेकंड है बच्चों के अंडर जो है इंडिपेंडेंट जो जजमेंट है उसको डेवलप करना। थर्ड है बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने के लिए मोटिवेट करना। और फोर्थ है कि जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको नेचुरल रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे आइदर जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को साक्षात जो है कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से सीखने के लिए मिल रहा है, तो ये नेचुरल, एक तरीके से नेचुरल बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फिफ्थ नंबर है कि टू कलेक्ट रिलेटेड मटेरियल, यानी उससे रिलेटेड जो भी ऐतिहासिक जो घटनाओं के बारे में टीचर पढ़ा रही है, तो उससे रिलेटेड टीचर क्या करेगी, सबसे फर्स्ट तो मटेरियल को कलेक्ट करेगी, उसके बाद ऑर्गेनाइज करके उसके बाद एक्सप्लेन करेगी। तो इस तरीके से जो है टीचर को सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए रिसर्च करना होता है। सेकंड है कि एक्टिव जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और है उसके बाद कि इससे जो टीचिंग जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है और जो बच्चे होते हैं वो रिसर्च वर्क के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों भी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए उन लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है मेरिट्स, क्या क्या होते हैं, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट तो है कि लाइवली टीचिंग होती है, यहाँ पे बच्चे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है परमानेंट लर्निंग, और इसके बाद है कि बुक की जो नॉलेज है उसका सप्लीमेंट होता है, और ये जो मेथड है ये एक्टिव होता है और इससे बच्चे में इंटरेस्ट आता है रिसर्च करने के लिए। बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है, और हायर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी ये मेथड हेल्पफुल होता है। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है कि जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होता है उसको जानने में, उसको समझने में हेल्पफुल होता है, और ग्रुप वर्क के लिए भी जो है ये मेथड वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों भी रिसर्च करते हैं।
अब आगे देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ सोर्स मेथड, यानी इसके कौन कौन से दोष हैं। सबसे फर्स्ट है कि जो प्राइमरी सोर्स है उसको अचीव करना बहुत बार मुश्किल होता है। जैसे कि प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करवाना। फॉर एग्जांपल अगर टीचर ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को हर बार ताजमहल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे लेके जाया जा सके, या फिर कोई ऐतिहासिक जो जगह है वहाँ पे हर बार हिस्टोरिकल प्लेसेस में लेके जा सके। तो ये इसका एक जो है जो उसका हम कह सकते हैं लिमिटेशन है। इसके बाद लैंग्वेजेस की डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि प्राचीन की जो भाषाएं हैं और आज के भाषा में इसको ट्रांसलेट करना भी कई बार डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका लिमिटेशंस होता है। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स। तो सभी जो राइटर्स होते हैं उनके अपने अलग अलग ओपिनियंस है, किसी भी ऐतिहासिक घटना को लेकर अलग अलग जो है इनके थॉट्स हो सकते हैं, तो वो भी एक लिमिटेशंस होती हैं। जो सोर्स बुक्स होती है उसकी भी कमी है। ठीक है, सोर्स बुक की कमी भी एक उसका एक लिमिटेशंस है। ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो टीचर होती है कॉम्पिटेंट टीचर उसकी लैकनेस उसकी भी कमी होती है। आगे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उसके बाद है कि ये हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए सूटेबल नहीं है, और टाइम टेबल से भी में भी इससे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें टीचर का और स्टूडेंट्स को भी क्या होता है, कई बार ये जो एक टॉपिक को कवर करने के लिए टीचर को कई दिन कई वीक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा सोर्स मेथड क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और बाकी के जितने भी मेथड्स हैं और वो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।